स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का कंटिन्यूएशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैसेस की फाइंड की। अब हम फाइंड करेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटीज सॉलिड्स की, है ना। तो सॉलिड्स के लिए अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो हमको जरूरत पड़ेगी ही। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होंगे क्या ट्रांसलेट कर पाएंगे? ये सॉलिड है, अब इसके पार्टिकल्स क्या यहां से यहां पर जा पा रहे हैं? नहीं, तो ट्रांसलेशनल तो जीरो है। वो पार्टिकल्स रोटेट कर पा रहे हैं क्या? नहीं, बहुत रिजिडली ही कनेक्टेड है, तो जीरो। वाइब्रेट कर पा रहे हैं? हाँ, तो दो वाइब्रेशनल मोड हम ऐड कर देंगे। मैं दो पार्टिकल इंक्लूड है तो दोनों एक दूसरे के पास पास में ऐसा थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन कर रहे होंगे। सो दो वाइब्रेशनल मोड्स इंक्लूडेड। अब ये तो मैंने सिर्फ वन डायमेंशनली किया, ये पार्टिकल ऊपर नीचे आगे पीछे सारे डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर सकता है। सो फॉर थ्री डायमेंशंस डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3 इंटू 2 यानी 6। सो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। अब 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई है तो एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? 6 इंटू हाफ के बी टी, यानी चाहो तो इसको ऐसा लिख दो 3 के बी टी। ये एनर्जी हो गई ईच मॉलिक्यूल की, है ना। टोटल एनर्जी जैसा पीछे किया वैसा ही, सो 3 के बी टी, इसको एन एस से मल्टीप्लाई कर दो यानी 3 आर टी। स्पेसिफिक कैपेसिटी डी यू बाई डी टी, सीपी या सीवी, सॉलिड्स में सीपी या सीवी नहीं होता, एक ही होती है। सो ये हो गई 3 आर। अब 3 आर की वैल्यूज, आर की वैल्यू 8.3 सब्स्टिट्यूट करो, जूल्स पर मोल केल्विन। ये पर मोल ढूंढी है ना। सही है ये? क्या बात कर रहे हो, मतलब हर सॉलिड की स्पेसिफिक कैपेसिटी एक ही जैसी होगी? हाँ बिल्कुल, एक मोल चाहे लोखंड का ले लो, चाहे सिल्वर का ले लो, चाहे कॉपर का ले लो, एक मोल लिया है ना तो देखो उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम टू सेम ही मिल रही है, एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट एक कार्बन के लिए नहीं है। बाकी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स की वही है जो हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट। सिंपल, क्लियर। फिर आता है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी। अगर अगेन हमको पानी की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ढूंढनी पड़ेगी, तो पानी के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो वो हम लेते हैं 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेते हैं, 0 ट्रांसलेशनल, 0 रोटेशनल प्लस 3 वाइब्रेशनल। 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं। और 3 डायमेंशनल के लिए, और 3 डायमेंशन, क्योंकि वाइब्रेशन तीनों डायमेंशंस में होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 3 3 9, राइट। 0 ट्रांसलेशनल लेते हैं, 0 रोटेशनल लेते हैं। अब सिर्फ वाइब्रेशनल लिया हुआ है ना, वाइब्रेशनल लिया हुआ है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? वाइब्रेशन है इसलिए 2 टाइम्स, हर एक की हाफ के बी टी और मल्टीप्लाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो 9 के बी टी ये मिला मुझे इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। टोटल इंटरनल एनर्जी मिलेगी मुझे 9 आर टी, है ना। ये ईच मॉलिक्यूल का था, टोटल की 9 आर टी। सी ढूंढू तो डी यू बाई डी टी, है ना। सो ये मुझे मिलेगा 9 आर। सो 9 इंटू 8.3, तो 74.7 जूल्स पर मोल केल्विन। देखो ये मोल्स के टर्म्स में आई है, राइट, ये मोल्स के टर्म्स में आई है, तो ध्यान रखो। अब इसको हम, है हमारे पास थियोरेटिकल डेटा, इसको हम
चाहे तो कन्वर्ट करके दे सकते हैं, पर मोल आया है। अब मोल को मुझे ये पता है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल्स पर ग्राम केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड ले लो। तो अब मेरे को मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? पानी है ना, तो पानी को कन्वर्ट करो। तो 74.7, चलो मुझे कन्वर्जन ही करना है ना, तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन ही ट्राई करता हूँ, है ना। तो पानी का कन्वर्जन क्या आएगा? H2O यानी 18 ग्राम, है ना, H2, और ऑक्सीजन का वेट 16, तो 18 ग्राम इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 1 मोल 18 ग्राम हुआ, करेक्ट। 1 मोल हो गया 18 ग्राम। तो मोल की जगह पे मैं 18 ग्राम रिप्लेस कर दूं तो हो जाएगा काम, डिवाइडेड बाय 18 जूल्स, राइट, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की जगह पे ग्राम केल्विन, डिवाइड करो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलकुलेटर है उसका यूज कर लेते हैं। 74.7 डिवाइडेड बाय 18, जी हाँ 4.15 जूल्स पर ग्राम केल्विन आ रहा है। देखो अब क्या क्या साबित होता है इन सब चीजों से? इन सब से यही साबित होता है कि CpCvC मोलार सीवी, मोलार सीवी, ये मोलार सीवी है मोल के टर्म से। तो मोलार सीवी जो हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं ना, वो मोस्टली 99% केसेस में या 99.9% केसेस में वो थियोरेटिकल वैल्यूज के साथ में परफेक्ट मैचिंग में बैठती है। फिर नेक्स्ट है नोट, इट इज ऑब्जर्व दैट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द गैस, वाटर एंड सॉलिड्स, यही मैंने कहा कि भाई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या डिग्री ऑफ फ्रीडम में से इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करके जो CpCv हमने ढूंढा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। However, at low temperatures, specific capacity of all substances becomes 0, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीज हो जाती है। अब लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक कैपेसिटी 0 हो जाती है, हीट स्टोर करने की या उसकी कैपेसिटी हीट रिलीज करने की 0 हो जाती है। Hence, classical physics fails to explain this behavior at lower temperature. क्लासिकल फिजिक्स यानी यही न्यूटन वाला फिजिक्स, न्यूटन वाला फिजिक्स जो है बहुत लोअर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक कैपेसिटीज का कम होना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कम हो जाना, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। यहाँ फिर बाद में यहां से आगे इन सब सवालों के जवाब ढूंढने हैं तो क्वांटम फिजिक्स में जाना पड़ता है। तो ये टॉपिक यही कह रहा है कि भाई बहुत लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक कैपेसिटी 0 हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, उसको एक्सप्लेन करो। तो क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पे उसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वांटम फिजिक्स पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मीन फ्री पाथ। क्या होता है मीन फ्री पाथ? मीन फ्री पाथ का मतलब है कि दो कॉलिजन्स के बीच में, राइट, गैस का पार्टिकल निकला 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 कोलाइड हो गया, फिर से निकला 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 कोलाइड हो गया, तो ये एक रास्ता, ये एक रास्ता। हर कॉलिजन के बीच में जो रास्ते कवर होते हैं ना, उनका जो एवरेज निकालते हैं उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। एक ये वर्ड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वर्ड पता होना चाहिए। कुछ इसी तरह का मोशन के भाई निकले, टकराए, रुके, फिर से निकले, टकराए, रुक गए, फिर से मूव करना स्टार्ट किया, टकराए, रुक गए, फिर से मूव करना स्टार्ट किया रैंडम डायरेक्शन में। इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस, every gas consists of very large number of molecules which are perfect elastic spheres। एक assumption ही है। The size of the gas molecule is very small compared to the distance between them. Further, the molecules of gas are in a state of continuous random motion। बिल्कुल ही हाँ, वो देखा हमने, साउंड से 3 गुना स्पीड से, साउंड के 4 गुना स्पीड पे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, है ना। The speed of the gas molecule is rather large
of the order of the speed of sound. Yet a gas leaking from a cylinder in the kitchen takes some time to diffuse into the corners of the room. गैस खुला छोड़ दो और इस कॉर्नर में कोई है ना, वो आइडेंटिफाई करते करते तुमको कह दो 15, 20, 30 सेकंड तक लगा देगा। क्यों इतना टाइम लगा? स्पीड तो उसकी 3 गुना है साउंड से। तो रीजन यही है कि ये एक दूसरे से टकराने में ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी ले लो कि किसी और की टांग खींचने में रह जाओगे, किसी और को राइट नीचा दिखाने में रह जाओगे तो तुम खुद कहाँ पहुंचोगे। ऐसा ही कुछ ये मॉलिक्यूल्स करते हैं, गैस के भी एक दूसरे के साथ में टकराव में की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में वक्त लगाते हैं। दिस इज बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स अंडरगो फ्रीक्वेंट कॉलिजन्स, देयरफॉर दे कैन नॉट मूव स्ट्रेट अनहाइंडर्ड, सीधा का सीधा बिना किसी रुकावट के नहीं जा सकते वो। द पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल कीप्स ऑन गेटिंग डिफ्लेक्टेड इंसिस्टेंटली, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इनका रास्ता डिफ्लेक्ट होता है। एज द मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कॉलिशन, बाकी कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल खींचता नहीं है, ना रिपेल करता है। द फ्री पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशंस विल बी स्ट्रेट लाइंस, दो कॉलिशंस के बीच में वो स्ट्रेट रास्ता ट्रैवल करता है और वेलोसिटी भी उसकी कांस्टेंट ही रहती है, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर सेम, वेलोसिटी सेम। Therefore, the path of the single gas molecule consists of series of short zigzag path of different length. The path traversed by a molecule between two successive collisions with other molecule is called as a free path. और सारे फ्री पाथ का जो एवरेज निकालते हैं उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, डिनोटेड बाय द लैम्बडा। ये थोड़ा काम का है, न्यूमेरिकल में काम आता है। देखते हैं इसके बेस पे फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द मीन फ्री पाथ। तो डेरिवेशन में कैसा है कि लेट्स से एक एटम है, राइट। इस एटम का डायामीटर दिया हुआ है d, और एक ये दूसरा एटम है जो d डिस्टेंस की दूरी पे है। ये चीज ध्यान रखो कि भाई लैम्बडा मीन फ्री पाथ कितना हो सकता है। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ ऐसा समझ है या एजम्पशन है। वैसे ये पूरा स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन नहीं है, कुछ कुछ स्टेप्स हम इसके ढूंढ नहीं पाएंगे, डायरेक्ट ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि वो सब क्वांटम फिजिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। सो सपोज d इज द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यानी ऊपर वाला मॉलिक्यूल ले लो, will suffer the collision with any molecule that comes within a distance d. Within this distance ये यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल के साथ वो टकरा सकता है। So an equivalent description of the collision made by moving molecule is to regard that this molecule has a diameter 2b d. मतलब इसको हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल राइट ऐसा d प्लस डी 2d डायमीटर का है, या तो फिर ऐसा एज्यूम कर लो कि ये d राइट प्लस d यानी 2d सेंटर टू सेंटर, 2d डिस्टेंस में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो टकराएंगे। एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट आर पॉइंट मासेस। लेट्स सी बी द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, c स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल in a small delta t in which any molecule will collide with it. तो वॉल्यूम ढूंढते हैं। कैसे मिलता है वॉल्यूम? एरिया इंटू डायामीटर, है ना। कितना एरिया है? पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, पाइया स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इसने, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये स्पीड है उसकी, और डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। मतलब ये कुछ ऐसा है कि ये रहा मॉलिक्यूल, है ना। अब ये मॉलिक्यूल के इतने डिस्टेंस और इतने डिस्टेंस के बीच में वो किसी के भी साथ टकरा सकता है।
डेल्टा टी टाइम में वो कितने लोगों के साथ टकराएगा, तो डेल्टा टी टाइम में वो यहां से यहां तक पहुंचा है, तो वो यहां से यहां तक पहुंचा है, मतलब ये इतना पूरा का पूरा ये वो वॉल्यूम है जिसमें टकराव होने के फुल चांसेस है, ऐसा ये पैराग्राफ कह रहा है जो यहां पर लिखा हुआ है, राइट। अब इसके अलावा जो लैम्बडा है उसका एक डिस्क्रिप्शन है, लैम्बडा विल बी इक्वल टू पहला मीन फ्री पाथ, दूसरे मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ, nth मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय n, जो कि मिलता है सी बार जो भी टाइम इंटरवल लिया हो t डिवाइड बाय n। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वॉल्यूम स्वैप्ट किया, टोटल कॉलिजन्स कितने होंगे, टोटल कॉलिजन्स कितने होंगे, तो टोटल कॉलिजन्स के लिए ये जो वॉल्यूम स्वैप्ट किया है, वॉल्यूम जो स्वैप्ट किया है, राइट, इनटू n, वेयर n इज मॉलिक्यूलर डेंसिटी। सो v था पाई डी स्क्वायर सी बार डेल्टा टी इंटू एन, ये टोटल कॉलिजन्स हो गए, राइट, टोटल कॉलिजन्स हो गए, या इसको हम ऐसा भी कहते हैं टोटल कॉलिजन्स और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, टोटल कॉलिजन्स कह दो या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कह दो, ये टोटल कॉलिजन्स हुए, इसमें से हमको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टाइम, तो पाई डी स्क्वायर सी बार एन, ये हो गई कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो टाइम पीरियड मिल जाएगा, कैसे मिलेगा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम का फॉर्मूला है ना, टाउ इज द टाइम बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन्स, दो कॉलिजन के बीच का टाइम। अब फ्रीक्वेंसी पता है, टाउ पता है, तो क्या तुम लैम्बडा ढूंढ सकते हो, हाँ ढूंढ ही सकते हैं हम लैम्बडा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम, जो भी टाइम हो, चलो डेल्टा टाइम लिया हुआ है तो डेल्टा टी वो ले लो, है ना। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टाउ, डेल्टा टी नहीं टाउ, हम ये टाउ इस टाइम के अंदर कितना, सो सी बार टाउ कितना आया था, ये रहा 1/पाई डी स्क्वायर, ग्रीक अल्फाबेट है ये टाउ। सो लैम्बडा ये फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ तो नहीं है, फ्री पाथ है, तो कितना मिला मुझे 1/पाई डी स्क्वायर इंटू डेंसिटी n, है ना। अब ये तो जो मीन पाथ है ना एक ही मॉलिक्यूल का है, अब इसको मैं सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करूं तो दिस इज फॉर ईच मॉलिक्यूल, फॉर ऑल मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में है, तो लैम्बडा ऐसा आएगा 1/√2 टाइम्स पाई डी स्क्वायर एन, ये 1/√2 वाला फैक्टर है ना, तो ये हो गया फ्री पाथ। अब फ्री पाथ को राइट, फिर उसका मीन फ्री पाथ हम ऐसे ढूंढते हैं, ये है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ के लिए लैम्बडा बार डाल दो। फिर इसके आगे भी है और थोड़ा सा, फिर आगे ये ऑल द मॉलिक्यूल्स के लिए है, यहां पर ये कंक्लूजन भी है, क्या कंक्लूजन है कि भाई लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम होगी ना तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, ये भी थोड़ी एक समझ की बात है। फिर लैम्बडा इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा है ना, उतना ही वो, मतलब मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा लंबा उसका मीन फ्री पाथ होगा। फिर है फॉर वेरी
लेस एन, मतलब मॉलिक्यूलर डेंसिटी बहुत ही कम हो। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम ही होगी। तो तब मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला कुछ ऐसे मॉडिफाई होता है, के बी इंटू टी अपॉन √2 टाइम्स पाई डी स्क्वायर इंटू टी। टी इज प्रेशर। सो टी इज प्रेशर, टी इज टेम्परेचर। तो ये भी एक और फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में काम में आता है। सो डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द मीन फ्री पाथ। फिर लास्ट टॉपिक थियरी का, ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन यानी रैंडम मोशन, राइट। छोटा बच्चा घर के अंदर होगा तो क्या करेगा, वो रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते जाएगा, है ना। वैसा ही जो भी गैस के पार्टिकल्स है सिर्फ 0 केल्विन पे ही बिल्कुल मोशन बंद कर देते हैं, और 0 केल्विन तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो भी टेम्परेचर हो पार्टिकल्स रैंडम मूव करते रहेंगे, उसको हम कहते हैं ब्रोनियन मोशन। ये कुछ चीजें हैं उसके बारे में तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। ब्रोनियन मोशन इज ए विजिबल प्रूफ ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इन द मैटर। विजिबल प्रूफ है, मतलब देखकर कंफर्म किया गया है। इट वॉज ऑब्जर्व इन 1827 बाय स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। लाइकोपोडियम पाउडर ऐसा कुछ था, नहीं। ही वॉज एग्जामिनिंग द पोलन ग्रेन्स अंडर द माइक्रोस्कोप of a bower suspended in water. So to his pleasant surprise, he saw the pollen grains moving here and there in a zigzag random fashion. This continuous zigzag motion of particles of microscopic size, इतने छोटे particles suspended in water or air or some other fluid, was called as a Brownian motion. ये random motion को हम कहते हैं Brownian motion। उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और उसके बेसिस पे वो मूव करते रहते हैं। इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी। ए टाइनी ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड इन ए फ्लूइड इज बॉम्बार्डेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड। और इस बॉम्बार्डमेंट की वजह से जो इम्पल्स मिलता है, जो फोर्स मिलता है, जो टॉर्क जनरेट होता है, जो भी पार्टिकल अंदर है उसको वो कंटिन्यूअस रहता है, राइट। और उस कंटिन्यूटी की वजह से भले सारे साइड से हो रहा है बट उनका एल्जेब्रिक सम 0 नहीं है। सारे साइड से आने वाला इम्पल्स अल्टीमेटली कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इम्पल्स प्रोड्यूस करता है या टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स रैंडम या जिगजैग वे में भागना शुरू करते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि क्या हो रहा है। जो भी पार्टिकल है उस पर फ्लूइड के पार्टिकल्स टकराते हैं, टकराव की वजह से नेट फोर्स की वजह से नेट मोमेंटम या नेट टॉर्क, अल्टीमेटली रैंडम मोशन। So Brownian motion that goes on forever provides direct visual proof that molecules in liquid or gas are in state of perpetual motion. मतलब खुद की एनर्जी से चलते ही जाते। बाकी रियल लाइफ के अंदर परपेचुअल मोशन पॉसिबल नहीं है। परपेचुअल मोशन को मैंने थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस किया था, याद ना हो तो एक गूगल सर्च करके ढूंढ लो। Brownian motion increases when the size of suspended particle is smaller। जितने छोटे पार्टिकल्स उतना zigzag motion। Density of the liquid is small। पतला लिक्विड होगा तो ज्यादा देखने को मिलेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी ज्यादा देखने को मिलेगा। विस्कोसिटी कम होगी तब ब्रोनियन मोशन ज्यादा दिखने को मिलेगा। सो ये है डिस्कशन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का। थियरी का नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए थियरी को ढंग से रिवाइज करो, फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ, और तुम्हारे पास जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। सी यू, बाय बाय।